बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल कूलम लॉ के दो न्यूमेरिकल किए थे। आज हम मजीद आगे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल जो मैंने कल दो न्यूमेरिकल आपको करवाए थे, न्यूमेरिकल नंबर 12.1 और 12.2, ये दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे। अच्छा, अब 12.2 की तरह का न्यूमेरिकल हमारे पास एक और भी मौजूद है जो कि हमारे बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12.1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12.1 भी जरा क्विकली देख लेते हैं क्या है। पेज नंबर 42 के ऊपर है। देखिए, इस एग्जाम्पल के अंदर हमसे कह रहा है पॉइंट चार्ज है ए, चार्ज का उसने नाम खुद रख दिया है अल्फाबेट ए, और 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम है। इस प्लेस ऑन ए लाइन बिटवीन टू चार्जेस बी, उसकी वैल्यू भी दी है, एंड सी उसकी वैल्यू भी दी है। मैं तस्वीर बनाता हूं। ये उसने एक चार्ज लिखा हुआ है, इसको उसने लिखा है चार्ज बी है। ये एक लाइन उसने बना दी, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर यहां पर एक चार्ज है, उसको उसने क्या लिखा हुआ है सी। ये नाम उसने खुद दिया है। और b जो है इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है जनाब +8 एक्सपोनेंट -6 कूलम, राइट। और जो c है उसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है -9 एक्सपोनेंट -6 कूलम। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के नाम उसने हमें लिखकर दिए हैं। और वो कह रहा है कि इनके दरमियान मैंने क्या किया, एक और चार्ज जिसका नाम उसने नाम लिखा हुआ a, ठीक है, और वो पॉजिटिव चार्ज है, उसको उसने कहा ये a है, और इसकी वैल्यू उसने लिखी हुई है +4 एक्सपोनेंट -6 कूलम। ये उसने रख दिया। तो वो कह रहा है पॉइंट चार्ज ए, आप देख लो जरा, पढ़ते जाओ। +4 एक्सपोनेंट -6 कूलम इस प्लेस उसको रख दिया गया है ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर, बिटवीन जो के दरमियान में दो चार्जेस के, बिटवीन टू चार्जेस, बी जिसकी वैल्यू ये लिखी है एंड सी जिसकी वैल्यू ये लिखी है। तो बिटवीन लिखा हुआ है लफ्ज, इस पे मैं जरा बात कर लूं। आगे देख लेते हैं चार्ज ए, ये जो चार्ज ए है इज 4 मीटर फ्रॉम बी। ए का बी से डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। और वो कह रहा है कि एंड 10 मीटर फ्रॉम सी, और ए का सी से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। तो ये देखिएगा, ये मैं पहले भी फर्स्ट ईयर में भी इसके ऊपर मैंने बात की थी। ये देखिए जो लफ्ज से मालूम है बिटवीन, बिटवीन और मिड में एक फर्क है। कल हमने जो न्यूमेरिकल किया था जो हमारे चैप्टर के एंड में, उसमें लफ्ज मालूम था मिड में बिटवीन। तो जब मिड वे बोलेगा, मिड का मतलब होता है एग्जैक्टली दरमियान में, लेकिन जब लफ्ज इस्तेमाल होता है ना बिटवीन, ये जो बिटवीन का लफ्ज है इसका मतलब होता है दोनों के दरमियान में कहीं पर भी। ये मतलब होता है बिटवीन का। बिटवीन का हरगिज ये मतलब नहीं है मिड। तो मिड में जो कल हमने किया था, आप उसका और इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। क्या मालूम करने को कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए। तो हमसे कह रहा है कि फोर्स ऑन ए बताइए। इसके ऊपर भी मैंने कल आपसे बात की थी। मैंने आपसे कल कहा था कि जब वो हमसे बोलेगा फोर्स बताएं, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। याद है ये मेरे झूठे आपको। तो मैंने आपसे कहा था जब वो आपको फोर्स बोलेगा, वेक्टर बोलेगा, तो आपको वेक्टर में दो चीज होती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन। तो आपको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मालूम करके बतानी। उसने फोर्स लिखा हुआ है, अगर वो लिखता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं। तो कल जब हमने बुकर मैजिकल किया था वहां पे उसने लिखा था मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन खुद लिखिए। आज ना उसने लफ्ज मैग्नीट्यूड लिखा है, ना उसने डायरेक्शन लिखा, उसने सिंपल वर्ड लिखा है फोर्स बताएं। तो फोर्स का मतलब आपको दोनों चीजें बतानी है, और अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, नंबर कम मिलेंगे एग्जाम में। ओके, ये बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। तो जनाब बड़ी सिंपल सी कहानी है, पहले की तरह। सबसे पहले तो हम फोर्स मालूम करते हैं ए और बी के दरमियान। तो हमने कहा फोर्स मालूम करते हैं चार्ज ए और बी के दरमियान। तो फोर्स का फॉर्मूला है, क्वेश्चन मार्क कर लेता हूं कि ये मालूम करने जा रहे हैं। तो जनाब फोर्स का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये चार्ज QA, इस चार्ज का नाम QB, A और B, राइट। और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को AB लिख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यूज को पुट कीजिए। K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 होती है हमारे पास। QA, A का चार्ज मेरे पास कितना है, 4 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय B का चार्ज मेरे पास कितना है, 8 एक्सपोनेंट -6, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 4, जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है ये सारा अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें तो कैलकुलेटर में पुट करें तो A और B के दरमियान फोर्स आपको आसानी से मालूम हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से अब हम फोर्स मालूम करेंगे किसके दरमियान, A और C चार्ज के दरमियान, A और C के दरमियान। तो हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, A और C इज इक्वल टू K QA QC अपॉन RAC पे स्क्वायर, राइट।
तो फोर्स हम बता रहे हैं ए और सी के दरमियान के की वैल्यू हुई है 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय ए का चार्ज हमारे पास कितना है 4 एक्सपोनेंट माइनस 6, सी का चार्ज कितना है 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 और अपॉन इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 10, इस 10 पे अप्लाई कीजिए स्क्वायर, तो यहां से फोर्स आ जाएगी ए सी के दरमियान। देखिए मैंने 9 के साथ माइनस नहीं लगाया, ये मैंने कल भी आपको कहा था कि किसी भी चार्ज के साथ जो प्लस या माइनस होता है उसे हम क्या कहते हैं पोलैरिटी कहते हैं। तो पोलैरिटी का मतलब होता है किसी चार्ज का पॉजिटिव या नेगेटिव होना एंड दैट्स इट, उसको हम फॉर्मूले में पॉजिटिव या नेगेटिव पुट नहीं करते। ओके, ये तमाम वैल्यू कैलकुलेटर में रखें, यहां से हमारे पास एसी का आंसर आ जाएगा। ये फोर्स आ रही है 0.018 न्यूटन। ओके, अब ये वाली फोर्स भी मालूम कर लेते हैं। सो सेम स्टोरी, 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। सो दिस इज 3.24 एक्सपोनेंट माइनस 3 न्यूटन। ये दो आ गई। अब कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि अब इन दोनों फोर्सेस से मैं रिजल्टेंट फोर्स कैसे बताऊं। तो देखिए ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये है डायरेक्शन किसकी ए और बी के दरमियान फोर्स की डायरेक्शन। ये माइनस वाले पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन है हमारे पास किसकी ए और सी की। तो ये दोनों फोर्स के एक डायरेक्शन में, तो मैंने क्या कहा था जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी सिंपल प्लस कर लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम में सॉल्व करेंगे। अदर देन 90 होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कोसाइन लॉ, कल के मैंने जुमले इस्तेमाल किए थे, राइट। तो आज मुझे कैसे मैं इन दो फोर्सेस से ए बी और ए सी से रिजल्टेंट फोर्स कैसे मालूम करूंगा। दिस इंप्लाइज दैट जो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरे पास क्या हो जाएगी 0.018 प्लस 3.24 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो प्लस कर लीजिए कैलकुलेटर में, सिर्फ आपको क्या रखना है वैल्यूज को लिखना है, प्लस 0.018। सो दैट इज इक्वल टू जो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज 0.02124 न्यूटन। ठीक है, यहां जाके न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। हमारी बुक में इस तरीके से करके लिखा हुआ है, हमारी बुक में आंसर ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट को 1 2 3 डिजिट राइट पर मूव करो तो 21.24 10⁻³ हो जाएगा। सही है ना न्यूटन, क्योंकि पॉइंट जब सीधे हाथ में जाता है तो पावर नेगेटिव में इंक्रीज होती है, पॉइंट जब उल्टे हाथ की तरफ आता है तो पावर पॉजिटिव में इंक्रीज होती है। तो चूंकि ये राइट हैंड की तरफ जा रहा है, 3 डिजिट मूव कराया तो -3 आ जाएगा। ओके, एग्जैक्ट बुक का आंसर। सर जी सर, ये जो डायरेक्शन है वो उसके नीचे स्टेटमेंट देनी पड़ेगी डायरेक्शन की, ये जरूरी है। ये तो वो डायरेक्शन का था ना, जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि सिंस के दो कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, यही मैंने आपसे कहा था। मैंने ए बी की फोर्स और ए सी की फोर्स एक डायरेक्शन में बनाई थी अभी। ठीक है, yes, तो फोर्स उनकी क्या होगी, दोनों को क्या कर दिया सिंपल प्लस कर दिया, ये काम करना है, राइट। ओके, अच्छा जनाब, इसके बाद हम एग्जाम्पल भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल करते हुए भी आगे जा सकते हैं। मैं पहले एग्जाम्पल कराता हूं, फिर जो चैप्टर के एंड का न्यूमेरिकल है फिर वो डिस्कस कर लेता हूं। एग्जाम्पल से एक बार ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हमने जो चीज समझनी है उस पर ध्यान देना। आपने आपसे एग्जाम्पल 12.2 की बात करने वाला हूं। इस मौके पर मैं वेक्टर की बात फिर बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो मुझसे रह गई या आपके सुनने में कुछ है, मुझे वीडियो देखनी पड़ेगी कि मैंने उसको बताई नहीं बताई, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी मैं एक बार फिर आपको बताने जा रहा हूं कि अगर दो फोर्सेस F1 और F2 सेम डायरेक्शन में हो तो इनको सिंपल क्या कर लेते हैं, सिंपल इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, राइट। अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो F1 F2 तो इनको सिंपल क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। अगर दो फोर्सेस एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट यानी F1 है ये F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स F मालूम करने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, रूट लगाते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, राइट। अगर दोनों फोर्सेस कितने का एंगल बना रहे हो एक दूसरे के ऊपर
90 डिग्री का एंगल बना रही हूं। तो अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रही हो तो पाइथागोरस थ्योरम आपने यूज करना है, राइट? 90 डिग्री। हाँ, अब 90 से कम हो या 90 से ज्यादा हो, फिर क्या करेंगे? 90 से कम, 0 की बात नहीं कर रहा, 90 से ज्यादा 180 की बात नहीं कर रहा। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर पहली फोर्स मेरे पास F1 ये है और ये दूसरी फोर्स है मेरे पास F2 और ये रहा मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स जिसको मैं कह रहा हूं F। अब F कैसे मालूम करेंगे? अब F1 और F2 के दरमियान आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। अब जब ये 90 से ज्यादा है तब मैं क्या करूंगा? तब हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं। कोसाइन लॉ क्या था? रूट लगाइए, जिसको मालूम करना उसको एक तरफ किया, बाकी दो कौन से? ये दो है। तो पहले वाले पे स्क्वायर प्लस दूसरे वाले पे स्क्वायर, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos। cos के बाद ये जो दो वेक्टर लिखे हैं इनके दरमियान का एंगल यहां लिखना है। तो इसके ऊपर फर्स्ट ईयर में बड़ी बातें हो चुकी हैं कि अगर ये होगा माइनस, कोसाइन लॉ मैथ्स वाले जानते हैं कि ये माइनस में लिखा गया है। अगर माइनस होगा तो cos के साथ एंगल कौन सा लिखते हैं? जो मालूम कर रहे हैं उसका ऑपोजिट एंगल, जिस तरह ये ना, इसका ऑपोजिट एंगल। तो अगर इसके ऑपोजिट एंगल के नाम में यहाँ पे गैमा रख देता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा cos गैमा। और अगर मैं ये बाहर वाले एंगल का नाम रखता हूं थीटा, ये, तो अगर इसको तुम फॉर्मूले को प्लस से लिख रहे हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2F1 F2 cos थीटा, तब थीटा आ जाएगा। ये रहेंगे, अच्छा, F1 स्क्वायर और F2 स्क्वायर रहेंगे। तो अगर आप माइनस से लिखोगे तो जो मालूम कर रहे हो उसका ऑपोजिट एंगल, और अगर आप प्लस से फॉर्मूला लिख रहे हो तो ये जो दो वेक्टर यहां लिखे हुए इन दोनों के दरमियान का एंगल, जो कि मैंने यहां पे बता दिया, ये कोसाइन लॉ हमारे पास। तो ये टेक्निक्स हैं फोर्सेस को, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को बेसिकली सॉल्व करने की टेक्निक्स है। क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, फिर आप एग्जांपल नंबर 12.2 की तरफ आते हैं, पेज नंबर 43 के ऊपर आइए। कह रहे दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड 10 है एंड 8 माइक्रोकूलम है, प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ AB ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हमें वो कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ये तीनों साइड बराबर होंगी। एक खास बात और भी है, जो तीनों एंगल हैं ट्रायंगल के, ये तीनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। बाय द वे, किसी ट्रायंगल के जो अंदर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इसका मतलब है ये कितना है? 60। ये कितना है? 60। और ये भी कितना है? 60। ये तीनों एंगल 60 है। साइडें भी बराबर है, एंगल भी बराबर है। ओके, एंगल तो हमें पता होता है कि 60 है, साइडों की वैल्यू दे सकता है और हमारे न्यूमेरिकल में से दी है। बहरहाल इसको मैं मिटा रहा हूं एंगल को। तो जनाब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स P है और ये है वर्टेक्स मेरे पास C, राइट? वर्टेक्स A के ऊपर वो कह रहा है कि मैंने जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ है कितना? प्लस चार्ज है 10 एक्सपोनेंट 10 माइक्रोकूलम। तो मैं माइक्रो की वैल्यू खुद लिख दी है, ठीक है? 10 into 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। B के ऊपर वो कह रहा है कि जो मैंने चार्ज रखा हुआ है वो मेरे पास है प्लस 8 एक्सपोनेंट -6 कूलम। 8 एक्सपोनेंट -6 कूलम, ये किसके ऊपर है? B के ऊपर है। और वो आपसे कह रहा है कि और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो मेरा ख्याल है मैं अगर इसको डायरेक्टली 0.1 मीटर लिख दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। 0.1 मीटर एंड 0.1 मीटर, ठीक है? 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर मैंने लिख दिया। फिर वो कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ प्लस 15 माइक्रोकूलम प्लेस एट द थर्ड कॉर्नर C। अब जो तीसरा कॉर्नर है इसके ऊपर हमने जो चार्ज रखा हुआ है वो हमने रखा है प्लस 15 एक्सपोनेंट -6 कूलम का रखा हुआ है। और वो कह रहा है इसके ऊपर फोर्स बताइए। तो हमें बतानी है फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज? C। क्वेश्चन बात फिर वहीं पर आ गई है कि अगर मुझे फोर्स मालूम करनी है तो C के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड और C के ऊपर मुझे फोर्स की डायरेक्शन, ये दोनों बातें मुझे बतानी होंगी। तो डायरेक्शन भी मालूम करेंगे आज और हम मैग्नीट्यूड भी मालूम करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो A और C के दरमियान जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये होगी। क्या कह रहे हैं? इसको कोई इतराज तो नहीं है? इसको लिख देता हूं FAC। ओके, ये वाली फोर्स क्या है? FAC, A और C के दरमियान है।
ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को यू रिपेल करेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। इसको मैं लिख देता हूं, एफ बी सी, बी और सी के दरमियान फोर्स क्या करें, ये दो फोर्स हैं, तो इन दोनों फोर्सेस को हम मालूम करते हैं। सबसे पहले मालूम करते हैं एफ ए सी, तो हम मालूम करते हैं एफ ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला चार्ज ए, दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है सी, और हम दोनों के दरमियान डिस्टेंस, तो एफ ए सी इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 क्यू ए पे रखा हुआ चार्ज क्या है 10 एक्सपोनेंट -6, ओके। सी पे रखा हुआ चार्ज क्या है 15 एक्सपोनेंट -6, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है 0.1, उसके ऊपर हमने स्क्वायर अप्लाई किया, कैलकुलेट करते हैं, और यहां से हमारे पास ए और सी के दरमियान फोर्स आ जाएगी। अब मैं बी और सी के दरमियान फोर्स मालूम कर रहा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से एफ बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू बी क्यू सी अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, के की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9, ठीक है, या यहां पर पूरा नहीं है इधर ही कर लेते हैं 9 एक्सपोनेंट 9, बी पे जो चार्ज है वो कितना है 8 एक्सपोनेंट -6, सी पे जो चार्ज है वो कितना है 15 एक्सपोनेंट -6, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.1, और उसके ऊपर स्क्वायर। तो यहां से फोर्स आ जाएगी बी सी। अब ये फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। 135 135 और 108 न्यूटन, ठीक है। ये दो फोर्सेस आ गई, एसी की वैल्यू, फोर्स ए और सी के दरमियान फोर्स की वैल्यू ये आ गई, बी और सी के दरमियान फोर्स की वैल्यू ये आ गई। मैंने सिर्फ ये दो अभी वेक्टर बनाए हुए हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए डायग्राम में मैंने ज्यादा पंगा नहीं लिया, जो बुक वाले ने किया हुआ है मैं नहीं कर रहा, मैं आपको बुक वाले से हट के टेक्निक बता रहा हूं, फिर बुक वाले डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो देखो, एक ये रहा मेरे पास पॉइंट, ये पॉइंट है जो वर्टेक्स है, एक फोर्स लग रही है ये रही, जिसको मैं कह रहा हूं एफ बी सी, एक फोर्स लग रही है ये, जिसे मैं कह रहा हूं एफ ए सी। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, जाहिर सी बात है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, क्रॉस में ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम नहीं होते। अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो क्या ये ऑपोजिट एंगल सेम नहीं होते, होते। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने का एंगल बनता है 60 का, हमें पता है ना, सारे एंगल 60 होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ठीक है ये बात। तो इसका मतलब है इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल मेरे पास कितना है 60, ये बात भी मुझे पता है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे से 90 तो नहीं बना रहे ना, देखो एफ बी सी और एफ ए सी, ये दोनों एक दूसरे से 90 नहीं बना रहे। अगर 90 बनाते तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता, दोनों पैरेलल होते तो सिंबल प्लस कर लेता, दोनों ऑपोजिट होते एक दूसरे से ऑपोजिट होते तो माइनस कर लेता। तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कोसाइन लॉ यूज करना पड़ेगा, याद आ गई मेरी बात। तो इन दोनों फोर्सेस से जो रिजल्टेंट फोर्स है, अब वो मैं कैसे निकालूंगा, रूट लगाऊंगा, कोसाइन लॉ समझ लिया था आपने, ठीक है, अप्लाई कर रहा हूं। पहली फोर्स एफ ए सी, दूसरी फोर्स एफ बी सी। तो एफ ए सी की वैल्यू मेरे पास है ये रही, एफ बी सी की वैल्यू मेरे पास है ये रही, तो मैं ये वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। एफ बी सी मेरे पास कितना है 108 है, और एफ ए सी हमारे पास है 135। तो मैंने लिखा 108 पे स्क्वायर प्लस 135 पे स्क्वायर प्लस 2, सही ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 135, ओके। और इसी तरह कॉस जरा नीचे करके लिख देता हूं, जगह कम हो रही है, कॉस और कॉस पर चूंकि मैंने प्लस नहीं यूज किया, तो इन दोनों के दरमियान एंगल, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है 60। बस ये सारी चीज मैंने कैलकुलेटर में रख लिया, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा जो जवाब आ रहा है इस जवाब को मैं यहां लिख रहा हूं, मेरा आंसर आ रहा है 210.87 न्यूटन। ये है मेरा रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आई? मैंने क्या किया है, इस सब को कैलकुलेटर में रख के 108 स्क्वायर प्लस 135 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 135 और cos 60, यानी इन दोनों फोर्सेस, दोनों गिवन फोर्सेस के दरमियान जो एंगल 60 है वो मैंने रख दिया 60 यहां पर। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये टेक्निक मैंने फॉलो की है, बुक वाले ने जो एग्जाम्पल किया उसने इस टेक्निक को फॉलो नहीं किया,
पर मैंने फिर क्यों किया है, दो कॉलेज नहीं किया, इसलिए कि भाई मैं फर्स्ट टाइम में वेक्टर पढ़ के आ चुका हूं ना। जब मेरी नॉलेज इंक्रीज हो गई है, एनहांस हो गई है, तो मुझे क्या जरूरत है किसी सब लेवल के मैथड से इसको करने की। सब लेवल ये मेरे मुंह से निकल गया है, मतलब सब लेवल के मतलब नहीं है, सब स्टैंडर्ड लेवल के मतलब नहीं है, स्टैंडर्ड सही नहीं है। लेकिन मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करने के बाद सॉल्यूशन की तरफ जाऊं, जबकि मुझे कंपोनेंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं कोसाइन लॉ जानता हूं और ये मैंने पढ़ रखा है, ऐसी बात है, मेडिकल लॉ में पढ़ रखा है, फिजिक्स के अंदर है, हमने पढ़ाया फर्स्ट ईयर में। तो मैं इस लेवल के ऊपर अपने आप को स्विच करके मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो मेथड जो कि हमारी बुक वाले ने किया हुआ है एग्जाम्पल में, उसको भी समझ लीजिए। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद है आपके लेवल को अप करना, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मुख्तलिफ तरीके समझाना, कि आपके जहन में मुख्तलिफ मैथड्स आते हैं। ओके, अच्छा, मैं पहले मैग्नीट्यूड का दूसरा तरीका बताता हूं, फिर डायरेक्शन का। ये फोर्स और ये फोर्स मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो मैं ये सारा जो काम है इसको मिटा रहा हूं। ये है मेरे पास 108 और ये है मेरे पास 135। अब देखिए हमारी किताब वाले ने रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाली है, ये जरा हमने समझना है। ये रहा मेरे पास वो पॉइंट जिसको मैं कह रहा हूं पॉइंट सी मेरे पास। इस पॉइंट सी पर, इस पॉइंट सी के ऊपर, सॉरी ये रहा, इस पॉइंट सी पे ये बी किस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाई, एफ बी सी, जो कि मेरे पास है 108 न्यूटन, राइट। फिर ये जो फोर्स लग रही है ये वाली, जो ए लगा है सी पे, ये फोर्स हमारे पास है एफ ए सी, जिसकी वैल्यू है 135 न्यूटन। अब हमारे बुक वाले ने क्या किया, उसने ये किया कि इस 135 जो यहां पर एंगल है, एंगल तो वही है 60 मैंने बताया था, ऑपोजिट एंगल सेम है, तो ये एंगल है 60। हमारी बुक वाले ने क्या किया, उसने इसके बनाए कंपोनेंट। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो एफ ए सी के मेरे पास कितने कंपोनेंट बन गए, दो कंपोनेंट। एक एफ सी का कंपोनेंट ये रहा इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ये रहा। क्या ख्याल है, हेड टू टेल रूल को फॉलो करें ना, पहला वेक्टर उसके हेड पे, दूसरे वेक्टर का टेल, और ये रहा, ऐसे बनेगा। तो ये जो एफ ए सी है जो कि 135 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा। अच्छा, अगर ये वाले इस कंपोनेंट की बात करूं तो मैं फर्स्ट में आपको ऐसे समझाई थी बात। फर्स्ट में मैंने आपको ऐसे समझाया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, और इसके हमने दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट था ए एक्स और एक कंपोनेंट था ए वाई। याद है आपको, इस तरह मैं बनाया था। तो मैंने आपको इनकी वैल्यू आपको याद करने का तरीका बताया था। वेक्टर ए का एंगल है थीटा, तो मैंने याद करने का तरीका बताया कि देखो दो वेक्टर एक दूसरे पे क्या बना रहे हैं, 90। 90 के सामने क्या लिखा है, ए, यहां भी लिख दो, यहां भी लिख दो। जो 90 के सामने लिखा है वो दोनों के साथ लिख दो। उसके बाद में बता दें एंगल के साथ हमेशा कॉस की रेशो होती है, एंगल के सामने हमेशा साइन की रेशो होती है। ये मैंने समझाया था। अब तस्वीर, ये तस्वीर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये तस्वीर ना उल्टी होकर बन गई, कोई इशू नहीं है। देखिए ये दोनों कंपोनेंट जो दूसरे पे 90 बना रहे हैं, 90 के सामने क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यही है ना, एफ ए सी, जो कि 135 है हमारे पास। तो 90 के सामने क्या है, 135। तो 135 इधर भी लिख दो और 135 इधर भी लिख दो, समझ में आई। अच्छा, एंगल के सामने कौन सी रेशो बताई, साइन। तो एंगल के सामने इसके साथ लिख दो साइन, और एंगल कितना है 60 डिग्री। और एंगल के साथ कौन सी रेशो बताई, कॉस। तो एंगल के साथ, ये जो एंगल के साथ ऊपर है, इसके साथ क्या लिख दोगे 135, और एंगल के साथ क्या लिख दोगे cos 60। तो ये तुम्हारा एफ ए सी जो है, ये जिन दो कंपोनेंट में डिवाइड हुआ है, उन दो कंपोनेंट की वैल्यू मालूम करना अब तो कोई मसला ही नहीं रहा हमारे लिए। देखिए ना, एक कंपोनेंट, पहले तो कंपोनेंट बनाना सीखा आपने, कि जो वेक्टर था उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक कंपोनेंट ये बना, दूसरा कंपोनेंट ये बना, ये आपने दो कंपोनेंट बना दिए। फिर आपने कहा ये कंपोनेंट की वैल्यू इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, मैंने यहां से समझा दिया आपको कि दोनों कंपोनेंट जो 90 बना रहे हैं, 90 के सामने जो कुछ है वो दोनों के साथ लिखो, एंगल के साथ कॉस के साथ, और एंगल के सामने साइन के साथ इस एंगल को लिख दो, बस।
तो कैलकुलेटर 135 sin 60 की वैल्यू बता देगा और कैलकुलेटर आपको 135 cos 60 की वैल्यू बता देगा। तो ये जरा जल्दी से हम कर लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ये आ रहा है 67.5 116.913 न्यूटन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब हम रिजल्टेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो ये मुझे बताओ FBC जो कि ये जा रहा था ये वाला, और FAC का ये वाला कंपोनेंट, FAC का कंपोनेंट का लफ्ज और जो सुनो जो मैं कह रहा हूं, FAC का ये वाला कंपोनेंट जो इधर जा रहा है और FBC, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में, यस। तो इन दोनों को सिंपल प्लस कर दो, तो इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स आ जाएगी। इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स 108 प्लस 67.5 प्लस 108 कितनी आ गई? 175.5 न्यूटन, सही है, इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन में ये जो नीचे जा रहा है, नीचे, इसको मैंने इधर बना दिया फ्री वेक्टर, इधर बनाऊं इधर बनाऊं क्या फर्क पड़ता है? इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है मेरे पास 116.913। ये बस समझ में आ गई? ये दो फोर्स है। अब ये दो फोर्स एक दूसरे से कितने का एंगल बना रही है? 90 का। तो रिजल्टेंट कैसे बताओगे? अभी मैंने कहा था ना, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ 90 बना रही हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे बताते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका रिजल्टेंट देखो ना, रिजल्टेंट कैसे बनेगा? इसको इसके हेड पे बनाओ, इस वाले को इसके हेड पे बनाओ, तो ये रिजल्टेंट है ना हमारे पास F। तो ये F और ये दोनों फोर्सेस, ये वाली 116.913 इधर भी है तो इधर भी क्या होगी? 116.913 होगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि हेड टू टेल रूल अगर हम फॉलो करते हैं तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों 90 बना रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमने मालूम कर लें। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स एक दूसरे में 90 डिग्री है। तो मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम रिजल्टेंट मालूम करने के लिए 175.5 पे स्क्वायर और प्लस 116.93 के ऊपर मैंने होल स्क्वायर अप्लाई किया, दिस दैट्स इट। तो इसको करेंगे तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये कीजिए, मुझे बताइए क्या ये एग्जैक्टली वही आ रहा है जो कि हमने? यस सर, वही आ रहा है। वही आ रहा है? यस सर। कितना आ रहा है? 210.87। जी हाँ, 210.84 न्यूटन, एग्जैक्टली वही आ रहा है। टेक्निक आपने देखी, ये वो टेक्निक है जिसको हमारी बुक ने एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है। उसने किस तरीके से करने की कोशिश की है? उसने बजाय ये कि कोसाइन लॉ यूज करता, मैंने इन दोनों फोर्सेस को किया और मजीद इस फोर्स के कंपोनेंट बनाने वाली टेक्निक को नहीं फॉलो किया था इससे पहले जो मैं करवा रहा था। और मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को कोसाइन लॉ के फॉर्मूले में रख के सिंपल सॉल्व कर दिया। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ है, बाकी कुछ बचे नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए बस आपके पास। इस तरीके से करने में ये है कि आपने इस फोर्स के कंपोनेंट बनाए, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंपोनेंट बना दिए, एक कंपोनेंट ये एक कंपोनेंट ये, यहाँ एंगल 60 है वो ये ऑपोजिट की वजह से पता चला। इसके बाद इन कंपोनेंट की वैल्यू मालूम करना कोई इशू नहीं था, जो 90 के सामने है वो दोनों के साथ लिखो, एंगल के साथ कॉस, एंगल के सामने साइन रेशियो यूज होती है, उसको किया। ये दोनों कंपोनेंट मालूम हो गए। जब ये दोनों कंपोनेंट मालूम हो गए, ये कंपोनेंट और ये, क्योंकि एक डायरेक्शन में दोनों को सिंपल प्लस करके एक फोर्स बना दिया, और इस वाले को जो इधर मैंने बनाया था उसको इधर बना दिया फ्री वेक्टर, और ये एक कंपोनेंट मेरे पास ये रहा। तो ये फोर्स ये रही, दूसरी फोर्स ये रही, दोनों फोर्सेस को अब मैंने चूंकि 90 डिग्री दोनों दूसरा बना रहे, और ये मैंने पुट किया किसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, और सॉल्व कर दिया। सो नाउ इट्स टोटली अप टू यू। मैंने दोनों टेक्निक्स आपको समझा दी हैं, जो बुक वाला फॉलो कर रहा है और जो मैंने आपको एक एडवांस मेथड तो नहीं कहना चाहिए, बुक से हटके टेक्निक जिसमें कोसाइन लॉ यूज हो रहा है उससे हमने कर लिया। तो यहां जाके मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो गया कि आपको न्यूमेरिकल करना कैसे। किसी को कंफ्यूजन हो वो चैट में लिख सकता है, राइट? इसमें कोई भी बात नहीं, कोई न्यू बात नहीं थी, सारी बातें पुरानी है, वेक्टर की थ्योरी से रिलेटेड है। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कोसाइन लॉ के अंदर। वैसे तो मैंने बहुत क्विक आपको बता दिया कि कोसाइन लॉ कैसे यूज करना है, बट इवन इफ यू फील कि देयर इज सम प्रॉब्लम, so go back to my first year videos, first year chapter 2 scalars and vectors, वहां पर इसकी वीडियो बनी रखी हुई है कोसाइन लॉ की, कि कोसाइन लॉ को हमने कैसे अप्लाई करना है, कोसाइन लॉ होता क्या है, दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होता है, तो उसको रिव्यू कर लीजिए आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो
उस टेक्निक को मैंने यहां पर फॉलो कर लिया। तो ओके, समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अब इस टेक्निक के जरिए अगर आपने एंगल मालूम करना है तो मुझे बताइए, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट ईयर में, एंगल कैसे बताते हैं? tan इनवर्स ay अपॉन ax, याद है आपको? ay क्या था? ay का मतलब है जो वर्टिकल कंपोनेंट था, ax जो हॉरिजॉन्टल था हमारे पास। इसमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरे पास? 116.913। तो मैं अगर इसको फॉलो करता हूं, ay मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट था, ax मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अगर मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करता हूं तो ay वर्टिकल, 8 वर्टिकल कौन से मेरे पास? ये वर्टिकल है y वाला, और ये मेरे पास x वाला हॉरिजॉन्टल है। तो मैं एंगल बताऊंगा tan इनवर्स 116.913 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 175.5। इसको सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से, यहां से एंगल मालूम हो जाएगा। तो हमने फोर्स फाइंड आउट कर ली, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मालूम करने के मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। यहां तो कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। 33.67 आ रहा। ठीक है, सही आ गया। ये एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपने याद रखना है, इवन 19 चैप्टर तक आपको उसको याद रखना है, क्योंकि इसमें आज जो बात हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत ही समझ लें इजी तरीन, हलवा तरीन किस्म की बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत बड़ी बात है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है between electron and the proton of hydrogen atom is about 5.3 exponent minus 11 मीटर। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस जिसको रेडियस कहते हैं, ये उसने हमें दिया हुआ है 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर। एक हाइड्रोजन एटम उसने हमें कहा है कंसीडर करें, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस है, उसे हम कह रहे हैं रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। 5.3 एक्सपोनेंट माइनस 11 मीटर गिवन है। कह रहे कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल। दो पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें। तो कौन सी फोर्स? F इलेक्ट्रिक एंड F ग्रेविटेशनल। तो इसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है, मैं इलेक्ट्रिक वाली को Fe कह देता हूं और ग्रेविटेशनल वाले को Fg कह देता हूं। इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है, अभी कंपेयर कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो हमारे पास है कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक चार्ज को ले लीजिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक चार्ज को ले लीजिए प्रोटॉन का चार्ज, एक मास को ले लीजिए प्रोटॉन का मास, एक मास को ले लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास। तो चाहे प्रोटॉन का मास हो इलेक्ट्रॉन का मास हो, ये वाला R की वैल्यू, चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, ये R की वैल्यू तो सेम है ना, ये तो कैंसिल होगी। तो अब हमारे पास जो बचा वो बचा K इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय कैपिटल G प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास। तो इनकी वैल्यूज अगर हम रखते हैं तो K की वैल्यू हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 डिवाइडेड बाय कैपिटल G की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। प्रोटॉन का हमारे पास जो मास है वो होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31, ये 31 माइनस 31। इस सब को कैलकुलेटर में रख के जब हम आंसर निकालते हैं तो F इलेक्ट्रिक अपॉन F ग्रेविटेशनल का जो जवाब है हमारे पास वो आता है 2.2 एक्सपोनेंट 39। मुझे अब एक बात बताओ, 2.2 एक्सपोनेंट 39 अपॉन कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इतनी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं किसी एटम के लेवल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है भाई। नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ द एटम, एट द लेवल ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो सब एटॉमिक लेवल पर, इवन इन द मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर
एटॉमिक लेवल के ऊपर, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. वी कैन नॉट अप्लाई ग्रेविटेशनल लॉज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिकल हैं, दोनों का मास है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे. नो कॉन्सेप्ट ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. ये एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतरीन सबूत है और बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है कि एटम के लेवल के ऊपर 2.2 एक्सपोनेंट 39 न्यूटन अगर इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, तो इतने न्यूटन फोर्स के सामने 1 न्यूटन की क्या हैसियत है. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो यहां से भी आगे निकल गया, डिवाइडेड बाय 1 न्यूटन. इतनी न्यूटन फोर्स इलेक्ट्रिक और 1 न्यूटन फोर्स ग्रेविटेशनल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मेरी बात समझ में आई? मैं आपको यहां ये भी नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की ये वैल्यू होती है, नहीं. इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का जब कंपैरिजन करते हैं तो इलेक्ट्रिक इतनी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, ये कह रहा हूं. ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी होती है. इलेक्ट्रिक को ग्रेविटेशनल से कंपेयर करो. मिसाल के तौर पर मेरे में कितनी पावर है, ठीक है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है. लेकिन अगर मैं अपनी पावर का कंपैरिजन कर रहा हूं किसी दूसरे बंदे के साथ, तो ये आंसर मुख्तलिफ आएगा. बात समझ आ रही? जब कंपैरिजन हो रहा है और जब खाली मेरी फोर्स कैलकुलेट हो रही है जो कुछ और होगा. तो हम यहां पे जब कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कहते हैं ले ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ले ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतनी ज्यादा हावी है, इतनी ज्यादा डोमिनेट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर. तो मेरा ख्याल मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है. नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द एटॉमिक लेवल, एट द मॉलिक्यूलर लेवल. यू कैन नॉट अप्लाई ग्रेविटेशनल और न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल. नो कॉन्सेप्ट. मेरा ख्याल बात समझ में आ चुकी है, ठीक है. थैंक यू सो मच.